आज से 1 साल पहले मैंने किसी की बात सुनी थी कि उन्होंने अपने एक रील में कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है एंड दैट हैज़ जस्ट स्टक विद मी। वो बिगुल बजने वाली बात हैज़ जस्ट स्टक विद मी। और अभी हम जैसे देख रहे हैं, अभी इलेक्शंस के नॉमिनेशंस बाहर हो गए हैं, कैंडिडेट्स सबके बाहर हो गए हैं, तो हम लोग भी लग गए हैं कि हु इज़ योर नेता, आपका नेता कौन बनने वाला है। एंड जब भी हम कमेंट बॉक्स खोलते हैं या फिर कहीं से भी फीडबैक आता है, देयर कम्स अ नेम आर्यन मान। एंड वो बाय कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आर्यन कि आपको मौका मिला एबीवीपी के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। दैट्स अ बिग जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली जैसे स्टेट में। सो विल हैव अ कन्वर्जेशन विद आर्यन। एंड जो भी आप लोगों के सवाल थे, जो भी हम लोगों को लग रहा है कि हमें पूछना चाहिए, और एबीवीपी पिछले साल जो प्रेसिडेंट पोस्ट हारी थी उसके बाद से अब की क्या उनकी प्लानिंग है, सो विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ कन्वर्जेशन ऑन दैट। सो लेट्स बिगिन विद इट। टफ शेड्यूल चल रहा होगा अभी तो। बहुत ज़्यादा। आज कितने कॉलेजेस हुए? आज मैंने 13 कॉलेज कवर करे। वेस्ट कैंपस, साउथ कैंपस और 2 इवनिंग कॉलेज। ओके, पहला जाकिर हुसैन इवनिंग और दूसरा श्यामलाल इवनिंग। लवली। सो आर्यन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहली चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो सब ने आपका नाम सुना है, आर्यन मान। आपके एबीवीपी से एफिलिएशन है, वो सबको पता है। बट मेरा सवाल रहेगा कि हु आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप कहाँ से आते हैं, व्हाट्स योर प्लेस, आप कहाँ से आते हैं, आपकी क्या वैल्यूज़, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉलेज लाइफ यू हैड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मेरा नाम आर्यन मान है। मैं हरियाणा के छोटे गांव लोहा कला से आता हूं। मैंने अपनी 5th क्लास तक की स्कूलिंग सेंट थॉमस बहादुरगढ़ में करी। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की स्कूलिंग मैंने जीडी गोइंका वसंत कुंज में करी। उसके बाद मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो गया स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। मैं अपनी स्कूल लाइफ में भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था और काफ़ी हद तक अपने कॉलेज टीम में या इंटर जोनल लेवल या जोनल लेवल और नेशनल लेवल तक भी मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी फुटबॉल में। तो मैं पहले 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक अपने स्कूल में ही ज़्यादा इन्वॉल्व था फुटबॉल में। 10th क्लास में मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया फुटबॉल की और फिर मैं नेशनल खेलने गया पहली बार फुटबॉल का। उसके बाद 11th क्लास में फिर से नेशनल्स के ट्रायल आए, उसमें मेरा फिर से सिलेक्शन हो गया। मैं फिर से दिल्ली की नेशनल की टीम की तरफ से फ़ुटबॉल खेलने गया। तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट हो गए थे। तो उसके माध्यम से मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में। और फैमिली वैल्यूज़ की बात करूँ तो मेरे को स्कूल टाइम का एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें हमें सुबह 6 बजे उठा देते थे, ये वाली स्टोरी। अगर मैं अपनी फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बात करूं तो मेरी फैमिली भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही थी। मेरे दादाजी पहलवान थे और मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को भी पहलवानी सिखाई, उनको ही पहलवान बनाया। साथ ही साथ जो मेरे दोनों बड़े ताऊजी हैं, मतलब मैं तो उनको पिताजी बोलता हूँ, तो बड़े पिताजी बोलता हूँ, उनको भी ही पहलवानी की लाइन में ही रखा। मेरे तीनों पिताजी पहलवानी में ही थे और पहलवानी से ही बिल्डअप हुए सारी चीज़ें। तो उनकी एक ही, पूरे दिन आप कुछ करो ना करो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है, बट उनकी फर्स्ट प्राइमरी चीज़ होती थी कि सुबह उठ के रेस मारने जाना और दंड बैठक, और अपना हरियाणा में आप जानती हो सबसे मशहूर चीज़ है दूध घी का खाना। ठीक है। सो हंसराज में एडमिशन हो गया। फर्स्ट डे ऑफ हंसराज, पहले दोस्त इन हंसराज, उसकी क्या स्टोरी है? हाउ वाज योर फर्स्ट डे एंड हु वर योर फर्स्ट मेरे फ्रेंड्स? को आज भी याद है, मेरा कॉलेज का पहला दिन था। तो पहले दिन हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दिया था। तो जो मेरा पहला कॉलेज का ग्रुप था वो हंसराज फुटबॉल टीम के नाम से था। तो हमें उसमें एक लोकेशन लिखी हुई थी, एलपी पे सब लोग गैदर हो जाओ। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं सबसे पहले अपनी स्पोर्ट्स की टीम से मिला। मेरी स्पोर्ट्स की टीम से मिलना हुआ, उसमें मेरा सबसे पहला दोस्त था जतिन चौधरी। वो राजस्थान से बिलोंग करता है। राजस्थान में एक शहर है झुंझुनू, वो वहाँ से बिलोंग करता है। और वो मेरा पहला दोस्त था कॉलेज का, ठीक जो है। आज भी मेरा दोस्त है। आज भी मेरी हर तरीके से मदद करता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जतिन मेरे लिए हमेशा खड़ा मिलता है। सो हंसराज कॉलेज इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, इस बार तो बहुत अच्छी रैंक भी उनकी आई है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि स्पोर्ट्स में होके एंड देन एकेडमिकल जो रिगरस है
हंसराज कॉलेज, उस पे योर एक्सपीरियंस कि एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स को कैसे बैलेंस किया? तो जो हमारा पहला सेमेस्टर था, हम करोना बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो तो मेरा पहला सेमेस्टर तो ऑनलाइन निकल गया। क्लासेस भी और एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से गया सब कुछ, और मेरी सीजीपीआई भी बहुत अच्छी आई। तो जब हमारा सेकंड सेमेस्टर आया, तो आज तक मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, एक्सपीरियंस ही नहीं था कॉलेज का एग्ज़ाम किस तरीके होते हैं। स्कूल में तो दिए थे, स्कूल में तो सारी चीज़ें पता चल जाती थी, ये क्लासरूम है यहाँ चले जाओ, मैसेज आ जाता था, एक दिन पहले ही बता देते थे। बट जब हंसराज में मेरा पहला एग्ज़ाम था सेकंड सेमेस्टर का, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मतलब मेरे को सिलेबस तो बताता, बुक्स भी बताती, मैं वो सब लेके पढ़ाई चालू करी, सारी चीज़ें करी। तो जब मैं कॉलेज में अपना पहला एग्ज़ाम देने गया, तो एक वहाँ बड़ा सा नोटिस बोर्ड था, और उसमें बहुत सारी शीट्स लगी होती है, उस शीट्स में से अपना रोल नंबर ढूंढना था और क्लासरूम में जाना था। तो मतलब उस टाइम पे सारे ही स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने आ रखे थे, तो इतनी हड़बड़ी हो रखी थी वहाँ पे कि स्टूडेंट हड़बड़ा रहे थे कि उसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। तो बट मैं इतना स्मार्ट इनफ था कि मैंने अपना रोल नंबर उसमें से देखा, और नोटिस बोर्ड पे रोल नंबर पता चल गया मेरा कौन सा था। तो फिर मैं अपनी क्लास में गया। तो जब मैं अपनी क्लास में अपना पहला एग्ज़ाम देने गया, तो मेरे को नहीं पता था कि एक बेंच पे चार चार आदमी, तीन तीन स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो चलो कोई नहीं, मैं बैठ गया, क्लास छोटी थी, तो मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ। और मैंने, जब मेरे को शीट मिली और क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिली, तो मैंने दिया अपना एग्ज़ाम अच्छे से। एबीपी को ज्वाइन करना पहले दिन से तो आई डोंट थिंक सो किसी का आइडिया रहता है, बट व्हाट वाज योर रीज़न टू ज्वाइन एबीपी? व्हाट हैपेंड विद यू कि आपके एबीपी का जैसा एक संगठन जो प्रोमिनेंटली आगे बढ़ रहा है, उसको ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मेरा एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुआ था, मैं फुटबॉल टीम में था। प्रैक्टिस के दौरान भी हमारे को कई इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड करे जाते थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी कि जो स्पोर्ट्स की जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो भी कॉलेज में नहीं थी। तो हम एक हफ्ते तक एडजस्ट करते रहे कि चलो पहला दिन है कॉलेज में, पहला वीक है, चीज़ें हो जाती है। काफ़ी समय बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी खुली है, तो चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कोई नहीं, एक हफ्ते बाद ठीक हो जाएगी। पर एक हफ्ते तक चीज़ें नहीं ठीक हुई। तो मेरे साथ के काफ़ी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, सेकंड ईयर के भी, थर्ड ईयर के, जितने भी मेरे टीम में सीनियर्स थे। तो हम सब ने डिसाइड करा कि यार हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एटलीस्ट जो बेसिक इक्विपमेंट्स है वो तो हमें एटलीस्ट प्रोवाइड कर दिए जाए कॉलेज की तरफ से। कि हम, हमारी टीम तो अच्छी थी, पर इक्विपमेंट्स के चक्कर में टीम और अच्छी हो सकती थी, पर इक्विपमेंट्स के चक्कर में लैक कर रही थी। तो फिर हमने एप्लीकेशन लिखी। तो पहले तो सब में घबराहट हो रही थी कि कौन देने जाएगा, कौन देने जाएगा। फिर हम सब ने डिसाइड करा कि हम सब साथ में चलेंगे। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस तक पूरी टीम बढ़ रही थी, तो हमने वहाँ देखा कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो मेरा पहली बार लाइफ में ऐसा था कि मैं किसी कॉलेज में प्रोटेस्ट लाइव अपनी आंखों से देख रहा हूँ। न्यूज़ पे तो मैं देखता ही रहता था, न्यूज़पेपर्स में आ जाता था, न्यूज़ में आ जाता था। तो वहाँ मैंने देखा AVAP, उस टाइम पे मेरे को फुल फॉर्म नहीं बताती, तो मैंने ध्यान से पढ़ा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसा मैंने पढ़ा, और उसका शॉर्ट फॉर्म है ABVP। तो मैंने, जब उन्होंने एक पेपर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, तो उस पे आई थिंक सो, मेरे को आज भी याद है कि सेकंड या थर्ड नंबर पे ही प्रॉब्लम लिखी हुई थी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स। तो मेरे को एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ, यार यही चीज़ के लिए हम आए हैं और यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। तो वहाँ पे एक भाई था, मैंने उससे बात करी कि भाई ये एप्लीकेशन आप लोग सबमिट करें, तो साथ में हमारी भी एप्लीकेशन आप सबमिट कर दो, हमारे को आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम पहली बार ये चीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, आप टेंशन मत लो, आपकी जो जो इस पेपर पे प्रॉब्लम्स लिखी हुई है वो हमारे थर्ड पॉइंट पे ही लिखी हुई है, सेकंड या थर्ड पॉइंट था। तो मैंने बोला वाह यार, मतलब कि ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब पहले ही चीज़ें फील आउट कर चुका है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज में। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार AVP एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक स्पोर्ट्स के स्टूडेंट और एक ग्राउंडेड लेवल स्टूडेंट के बारे में भी सोचती है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझती है और उनके लिए प्रोटेस्ट करती है कि जल्द से जल्द कॉलेज की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरे को बड़ा अच्छा उस दिन लगा कि यार
एक हमारे बीच में एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझती है। जब मैंने उस भाई का कॉन्फिडेंस देखा और जिस कॉन्फिडेंस में उसने मेरे से बात करी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को एवीपी से जुड़ना चाहिए। एज अ फ्रेशर बहुत सारी चीज़ें फील करी कि कॉलेज में उन चीज़ों की कमी थी, जैसे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं था, जो हमने सोचा था कि खाना अच्छा होगा। जब मैंने ये देखा कि वो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल मुद्दों पे आवाज़ उठा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं एवीपी से जुड़ जाता हूँ, कि साथ ही साथ मेरे को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में या कॉलेज में और भी कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी, तो मैं उसके लिए एक आवाज़ बनूंगा, हर स्टूडेंट के लिए एक आवाज़ बनूंगा और एवीपी के थ्रू मैं उस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कि वो दिन था, मैं एवीपी से जुड़ा और आज वो दिन है कि एवीपी ने मेरे को एज अ डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो आज आप खुद भी सोच सकते हो कि वो कितना इमोशनल मोमेंट होगा कि आज मैं अगर उस दिन के बारे में सोचूं और आज अपने आप को देखूं कि एवीपी ने मेरे में कितना बदलाव कर दिया, एवीपी ने मेरे को कितना आगे बढ़ा दिया और एवीपी ने मेरे को कितनी चीज़ें सिखा दी कि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। और एवीपी ने मेरे को मौका दिया कि आप हमारी तरफ से डूसू प्रेसिडेंट का फेस बनो और लाखों स्टूडेंट्स की आवाज़ बनो। तो आर्यन, एबीवीपी आपने ज्वाइन कर ली, बट कॉलेज के अंदर एक और फैक्शन भी है जो एनएसयूआई का है, एंड एनएसयूआई का एक इस पर काफ़ी अच्छा मुद्दा चल रहा है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल लीव। एंड व्हाट डज यू थिंक इस मुद्दे के ऊपर, व्हाट इज एबीवीपी ट्राइंग टू डू, एंड व्हाट्स द ओवरऑल प्लान फॉर कि आगे कैसे बढ़ रहे हैं इस बारे में? आपने मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात करी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ऋतुमती अभियान चालू करा गया बहुत सालों पहले। जिस समय लोग इस चीज़ को टैबू समझते थे, इस चीज़ के बारे में बात करना टैबू समझते थे, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात करना टैबू समझते थे, उस समय हमारे एवीपी के कार्यकर्ता बस्ती बस्ती जाकर पैड डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आप मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात कर रहे हो, पर आज के दिन एवीपी ने यहाँ तक सोच रखा है और हमारे आने वाले मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी जाएगी, हर कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेजेस में विज़िट करा, काफ़ी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करा, जो उनके बीच में से सबसे मेजर और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम उठ के आई वो थी वाईफाई की। आप खुद सोचो कि आज के ज़माने में वाईफाई कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा स्टूडेंट्स वाईफाई को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा कॉलेजेस में। वाईफाई तो छोड़ो, नेटवर्क भी नहीं आ रहा बच्चों का। तो अब पहले तो कॉलेज से ये बात करेगा एबीवीपी की साहब, प्लीज़। आने वाली 18 तारीख को डूसू का इलेक्शन है। हमारे एवीपी के मैनिफेस्टो में वाईफाई की भी सबसे बड़ी मांग है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करा जाए। इसी बीच मेरे को एक कुछ चीज़ें याद आ रही है। आपने जैसे मेंस्ट्रुअल लीव वाले पॉइंट में बड़े कॉन्फिडेंस से बताया कि वो लोग बड़ी सरफेस लेवल के मुद्दों को ले लेते हैं, या फिर वो बड़े सरफेस लेवल पे बातें करना जानते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं करते। तो मेरे को एक बात बताओ कि वो आपको गूंस बोल रहे हैं ऑनलाइन, आप उनको कुछ बोल रहे हो, तो व्हाट्स दिस होल फस अबाउट? तो मैं आपको आज ही का इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारी पूर्वांचल की बहन दीपिका झा, जो एवीपी से जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए कैंडिडेट है, आज वो कॉलेज में स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही थी, कॉलेज में कैंपेन कर रही थी, तो नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया के कुछ लोग उसको ओपनली थ्रेटन करते हैं, मतलब उसको ओपनली दबाने की कोशिश करते हैं। पर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम किसी से दबते नहीं हैं। खुद ही सोचो उनका माइंडसेट कैसा है कि वो हमारी बहन वहाँ पे स्पीच दे रही है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करी और वो ओपनली थ्रेट कर रही है, तो आप खुद सोचो उनका माइंडसेट कैसा है। कि बातें तो वुमेन एम्पावरमेंट की, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में करते हैं, बट आप खुद देखो कि वो ओपनली कैसी कैसी चीज़ें करते हैं और अपने आप को मेंस्ट्रुअल लीव जैसे मुद्दों को फ्रंट फेस करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दो संगठनों में लड़ाई हो रही है, आम सी बात है, ये सब चीज़ें होती रहे तो ज़्यादा ही ठीक है, क्योंकि फिर सब कंपटीशन में बने रहेंगे। बट अब बात करते हैं एक इशू जो पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, एंड इट हैज़ बिकम अ prominent priority of our organization at DU today to cover it, which is mental health. ठीक है,
बहुत सारे केसेस रजिस्टर होते, बहुत सारे नहीं भी हो पाते। तो हम जैसे गायनेकोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज़ योर एंड एबीवीपीज अप्रोच कि कैसे मेंटल हेल्थ के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए? व्हाट्स द प्लान? देखो, बढ़ती कैंपस लाइफ में और 21st सेंचुरी में और आज के ज़माने में आप देख ही रहे हो कि कितना वर्कलोड, कितना एकेडमिक प्रेशर, कितना फ्यूचर से रिलेटेड प्रेशर, जॉब से रिलेटेड प्रेशर, फैमिली प्रेशर। एक स्टूडेंट्स बहुत सारा प्रेशर फील कर रहा है और झेल रहा है। तो जब वो प्रेशर इतना फील करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। काफ़ी हद तक तो वो अपने घर पे बता देता है, अपने साथ वाले दोस्तों को बता देता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने अंदर ही बात दबा लेते हैं और किसी से शेयर करना नहीं पसंद करते। तो हमने ये सोचा कि हम हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर का गठन करें। जब मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पढ़ा तो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मॉडल है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एनी टाइम ही कैन एंटर द रूम और वो काउंसलर से बात कर सकता है। तो उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए, ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, मेंटल हेल्थ काउंसलर होने चाहिए कॉलेजेस में, कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस पोर्टल पे रजिस्टर करे और उसको कोई मेंटल हेल्थ काउंसलर अलॉट हो जाए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। या कॉलेजेस में एक टाइमिंग होनी चाहिए कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जब कॉलेज का रनिंग टाइम होता है, तो उसके बीच में जाके स्टूडेंट उनसे बात करें, कोई भी प्रॉब्लम उनसे शेयर करे। तो एवीपी ने ऐसे मॉडल के लिए अब की बार सोचा है। हमारे इस साल के मैनिफेस्टो में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोचा है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे और एक ऐसा पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेके आए कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइम, लाइक 24/7, किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस पोर्टल पे रजिस्टर करे, जिससे उसको एक ऑन द स्पॉट एक मेंटल हेल्थ काउंसलर अलॉट हो जाए, जिससे वो जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे बात करिए और ऑन द स्पॉट चीज़ें सॉल्व भी हो जाए। दैट्स अ लवली आइडिया। अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग वीडियो भी लेके आएंगे कि भाई नहीं हुआ। ठीक है। हाँ हाँ। दैट्स अ नाइस इनिशिएटिव। अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है, दैट वुड बी अ लवली लवली आइडिया। एंड अगर नहीं होगा तो विल डेफिनेटली कंप्लेन अबाउट इट कि ये चीज़ें आपके मैनिफेस्टो में थी। सो मूविंग फॉरवर्ड, बिहाइंड द वॉइस ऑफ एवरी स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड, हर बच्चे की आवाज़ बन पाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। I don't know what you are planning, how you are planning, or how ABP is planning to do that. बट एक स्टूडेंट इंडिविजुअली ज़्यादा सोचता है और कलेक्टिवली फिर उनकी एक समस्याएं होती है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज डू यू सी राइट नाउ इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्कल की अभी क्या प्रोमिनेंट इश्यूज चल रहे हैं? मैं बहुत से कॉलेजेस में गया, वहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा, और सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के समय में है वो है वाईफाई। कि कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है। जैसा आपको भी बताया कि इंडिया कितना ज़्यादा डिजिटल हो चुका है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी में भी वाईफाई की इतनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही है कि कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है, जैमर्स है, नेटवर्क ही नहीं आता। तो आप खुद सोचो कि आज के ज़माने का स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ाई करता है। आपको भी बताया कि आज का स्टूडेंट कैंटीन में बैठ के अपने यूट्यूब से लेक्चर देखना पसंद करता है। तो आप खुद सोचो कि कॉलेज में जब वाईफाई नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसे डिजिटल हो पाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है कि कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है। आज के टाइम कैंपस में सबसे बड़ा मुद्दा जो एक स्टूडेंट को मेंटली डिस्टर्ब करता है वो है ईआर। कि स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आ रहा है, बट स्टिल उसके पोर्टल पे जब वो अपना एग्जामिनेशन पोर्टल खोलता है, रिज़ल्ट देखता है, तो उसमें उसको एब्सेंट शो हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट असाइनमेंट दे रहा है, बट स्टिल जब वो अपने असाइनमेंट का कॉलम देखता है तो उसमें 0 0 0 शो हो रहा है। हाँ हाँ। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि पूरी की पूरी क्लास को ईआर आ रखी है। तो आप खुद सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो दूसरी स्टेट से आया हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जब उसको अपने घर पे अपना रिजल्ट भेजना पड़े
या अपना रिज़ल्ट शेयर करना पड़े या रिज़ल्ट के बारे में बात करनी पड़े, घर वाले उससे उसको रिज़ल्ट के बारे में पूछे, तो वो कितना हिचकता होगा बताने में। और वो सच्चाई बताता होगा अपने घर पे कि ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल उसके घर वाले ये सोचते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उस चक्कर में आप सोचो कि उसको कितना मेंटल हेल्थ का इशू होता है। तो आप खुद सोचो कि जब इतनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करने को मिल रही थी, तो एवीपी ने, और उस प्रोटेस्ट में मैं खुद था, हमने एग्जामिनेशन ब्लॉक के सामने प्रोटेस्ट करा। हमने 1 घंटा विद प्रूफ जिस जिस स्टूडेंट्स को जो जो प्रॉब्लम है, हमारे पास इतनी बड़ी फाइल थी, हमने वो फाइल एग्जामिनेशन ब्लॉक का जो भी हेड है उसको सबमिट करी और हमने बोला ये प्रॉब्लम्स है, आप खुद बताओ कि एक दूसरी स्टेट का आया हुआ स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कुछ ही दिनों के बाद काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई थी। अब फिर से अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब की बार हम इस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि ये प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को फेस करनी ना पड़े। जेन्युइनली बताऊँ आपको तो कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है एवीपी इज़ हेयर जस्ट फॉर स्टूडेंट इलेक्शंस, बट ऐसा नहीं है। एवीपी हर एक फील्ड में लीडर्स निकालती है, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सविष्कार, डॉक्टर्स के लिए मेडिविजन, और जिन स्टूडेंट्स को सेवा करना पसंद है उनके लिए स्टूडेंट्स फॉर सेवा, और जिन स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना पसंद है उनके लिए स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट। और बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी हैं जिनको एक्टिंग ड्रामा करना पसंद है, उनके लिए राष्ट्रीय कला मंच। जैसा कि मैंने आपको कुछ आयाम बताए, वैसे ही संगठन के बहुत सारे आयाम कार्य गतिविधि है। दैट्स वाई एवीपी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए वो सभी बाकी संगठनों से अलग है। सो आर्यन, काफ़ी चीज़ अपने बात करी। इवन आई गॉट टू डू अ कपल ऑफ न्यू थिंग्स बिकॉज मैं इतना ज़्यादा तो ईवीपी में नहीं जानकारी रखता, बट फ्यू न्यू वर्ड्स। सो लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? एंड बी क्विक और ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन। डू पॉलिटिक्स और पैशन? स्टूडेंट वेलफेयर। If not politics, what would Aryan Maan be doing today? आई डोंट नो। One word to describe DU campus life. फ्रेंड्स। Which space in DU do you think is the safest for women students? I aspire to make entire campus safe for women students. Who has been the biggest inspiration for your student politics journey? मेरे दादाजी। क्यों? मेरे दादाजी ने गांव की सीमा पर एक गुरुकुल को जीवित रखने के लिए आजीवन संघर्ष करा है। Who do you think is your competitor? क्योंकि इतना ज़्यादा competition tight है, there are people doing everything that they can to get in डूसू पहले तो नॉमिनेशन में आ जाए, उसके बाद डूसू जीत जाए। तो who do you consider कि your biggest competition? टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानता, बिकॉज मेरा जो सबसे बड़ा कंपटीशन है कि स्टूडेंट्स को जो जो प्रॉब्लम्स और जो जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, मेरा कंपटीशन है कि मैं उन चैलेंजेस और उन इश्यूज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करूं, जिससे स्टूडेंट हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो हमने बात करी फनी मोमेंट्स हो गए, एजेंडाज हो गए, बट आई वांट टू नो वन थिंग, हाउ हैज एबीवीपी चेंज्ड यू, हाउ हैज इट इम्पैक्टेड योर पर्सनालिटी और माइंडसेट में क्या चेंज आया? तो सबसे पहला चेंज मैंने फील करा अपने आप में, वो था आवाज़ उठाना। कि जब कोई भी स्टूडेंट एज अ फ्रेशर कॉलेज में आता है तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि मतलब उसको समझ ही नहीं होती उसको करना क्या है, कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तो जब मैं एवीपी से जुड़ा तो एवीपी से सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो थी आवाज़ उठाना। कि सारे स्टूडेंट्स की, और मैं भी वही चीज़ें फेस कर रहा था जो हर स्टूडेंट करता है, तो बट उसके बीच में सबसे बड़ी बात होती है कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। तो मैंने सबसे जो मोस्ट इम्पैक्टफुल चीज़ है मेरी लाइफ में एवीपी से जो मैंने सीखी वो थी आवाज़ उठाना। जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है, जब तक वो प्रॉब्लम उस स्टूडेंट की ख़त्म नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए भी ख़त्म नहीं होगी। और जब मेरे को पता चलेगा कि किसी कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं एज ए डूसू प्रेसिडेंट आर्यन मान उस कॉलेज में जाऊंगा और उस प्रॉब्लम को जितना जल्दी से जल्दी मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जब मेरे को पता चलेगा उस कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है
मैं उस कॉलेज को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करूँगा कि उस कॉलेज की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। तो मैं उस कॉलेज की प्रॉब्लम जब तक मैं उसको एज अ फैमिली ट्रीट नहीं करूँगा, उसके बारे में एज अ फैमिली मेम्बर नहीं सोचूंगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को दिल से सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एवीपी से सीखी, और इन चीज़ों से मेरे में काफ़ी बदलाव आया, मेरा काफ़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ कि मैं दूसरे को देखने का नज़रिया बदल गया, आवाज़ उठाना सीख गया। टेल यू वन वर्ड जिससे आप एबीवीपी को डिफाइन कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको बताया, परिवार। ओके, ये तो आंसर क्विक था, बट अगर एबीवीपी नहीं होता तो आर्यन मान क्या कर रहा होता इस समय पे? भावेश भाई, आपको सच्ची दिल से बताऊं तो मेरे को खुद नहीं बताता, अगर अगर मैं एवीपी से नहीं जुड़ा होता तो आज मैं क्या कर रहा होता। एवीपी ने मेरे को एक विज़न दिया है, एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिया है। एवीपी ने मेरी सोच बदली है, मेरा नज़रिया बदला है कि सामने वाले को परिवार की तरह ट्रीट करना है। जब तक आप उसको परिवार की तरह ट्रीट नहीं करोगे, उसको उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही जवाब है कि मेरे को आज भी नहीं पता, अगर एवीपी नहीं होता मेरी लाइफ में, मेरे कॉलेज के उस समय में, तो आज मैं क्या होता।